फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। फ्रेंड्स, ये वीडियो एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति होती है, उसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विल्लाई। विल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार करने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है? आकाश 1S में क्या लगाया गया है? तो इसमें लगाया गया नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक है कौन सा पोषक तत्व? तो ये आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितना अधिक होता है? तो ये अधिक होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब है जो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसके इलाज के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? यानी कि आदित्य L1 में L1 का अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब होता है लैग्रैंगियन पॉइंट 1। लैग्रैंगियन पॉइंट 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? यानी कि सोडा वाटर में कौन सी गैस शामिल होती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 12 है थाल भारी पानी संयंत्र। थाल भारी पानी संयंत्र कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया 1987 में। 1987 1987 में। थाल भारी पानी संयंत्र है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार का मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है वायरस। क्या कहा जाता है इसे? वायरस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी देता है? यानी कि कौन सा वह कार्यक्रम है जिसमें 100 दिन का दैनिक रोजगार की गारंटी दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मनरेगा में। मनरेगा में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में। इसकी शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा योजना का निर्माता माना जाता है जाया द्रेज को। जाया द्रेज को, जो बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री थे। इसकी शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश में। मनरेगा की शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है यूएसए के। यूएसए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितनी मील की पैदल यात्रा थी? तो ये था 240 मील की पैदल यात्रा। 240 मील की पैदल यात्रा। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये पैदल यात्रा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया? यह किया गया 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSFP जो 15 अगस्त को शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1995 में, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये पारित किया गया था 1904 में, 1904 में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की रचना किसने की थी? मणिमेखलय की रचना किसने की थी? तो मणिमेखलय की रचना किए थे किसने? सत्यनार ने, सत्यनार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? यह कथन किनका था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? ये किसने कहा था? ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो CPI का पूर्ण रूप होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है कि कांगो नदी पर निर्मित कौन सा डैम है जो 40,000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है? तो ये है ईगा डैम। कौन सा डैम? ईगा डैम। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो माही नदी है वो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो फ्रांस है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। बाकी भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? काला बजट कहा जाता है। तो ये प्रस्तुत किया गया था 1973-74 में। इसको काला बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बजट में 550 करोड़ रुपये का घाटा लगा था, इसीलिए इसको 1973-74 के बजट को काला बजट कहा गया। बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1859 में, 1859 में। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? ये स्थित है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। फ्राइंग पैन लेक न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जन डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से अलग करता है? तो यह है पाक जन डमरू मध्य। पाक जन डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? यह हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करना होता है 6%। यदि वह 6% वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है किन्हीं भी 4 राज्यों में, तभी उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6%। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थी? तो उस समय 565 रियासतें शामिल थी। 3 देशी रियासत थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिसको भारत में विलय कराने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। जो जूनागढ़ रियासत है उसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जूनागढ़ रियासत को किस तरह भारत में मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह के आधार पर। इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा है आगरा में स्थित। आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो इस दिन भारतीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने आज डिस्कस किया इस एपिसोड में। यदि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।